ओके हमारे पास ये सर्वर साइड का जो कोड है, इसमें ENV की बजाय ऐप में लिखा हुआ मुख्तलिफ टेक्निक्स ही हैं। ऐप के अंदर कॉन्फ़िग कंट्रोलर्स, मिडलवेयर, राउट्स वगैरह, इस पर बात कर लेते हैं। auth.config पे आ जाए जी, db.config डेटाबेस में। ओके, यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल क्रिएट किए हुए हैं जो कि अटलस क्लाउड के लिए हैं, लाइक यूज़र, पासवर्ड और डीबी। यूज़र नेम देख लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम बनाया था जी, यहाँ से API DB एडमिन, मेरा ख्याल यही यूज़र नेम है, API DB एडमिन, और एडिट पासवर्ड करते हैं और ऑटो जनरेट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे पासवर्ड जो है वो यहाँ पे इसकी जगह आ गया, ये हमारा। और लास्ट टाइम हमने कौन सा किया था जी, डेटाबेस अपडेट यूज़र ज़रूर कर दें ताकि उसका सेव हो जाए। और कलेक्शंस जो ऑलरेडी हैं हमारे पास जी, कलेक्शंस, अच्छा इसमें ये भी मुमकिन हो सकता है आपको जो यूज़र नेम, पासवर्ड और डीबी के साथ साथ क्लस्टर भी चेंज हो सकता है, क्योंकि जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ना, आप देखें कनेक्शन स्ट्रिंग में पहला पोर्शन तो प्रोटोकॉल का है, HTTP की बजाय MongoDB सर्वर के लिए SRV, ये आपका यूज़र नेम कॉलन के बाद पासवर्ड, और ये क्लस्टर नेम है, और ये डेटाबेस। क्लस्टर नेम भी आपका मुख्तलिफ हो सकता है। सो इसमें से बहरहाल आप जो है वो डेटाबेस को पहले देख लेते हैं जी। कलेक्शन में कौन सी, उन्हीं का नाम दे देते हैं जो एग्जिस्टिंग है। यहाँ पे हमारे पास ये बनी हुई है ट्यूटोरियल्स अंडरस्कोर DB के नाम से। इसमें यस 3 हमारे पास बने हुए हैं कलेक्शंस, 3 टेबल्स कह लें, कलेक्शंस कह लें, यूज़र्स, रोल्स एंड ट्यूटोरियल्स। यूज़र, रोल्स एंड ट्यूटोरियल ये आ गया, और इसको चलाते हैं जी, देख लेते हैं क्या हालात है। वंस इट विल रन तो हमारे पास आ जाएगा db.connect। अगर कनेक्ट होता है तो सक्सेसफुली कनेक्टेड टू MongoDB, और फिर ये एक सिंपल राउट आ गया, एक 2 राउट्स हैं ऑथ के, इनको डिस्कस कर लेते हैं। और अलहदा राउट्स अगर रखेंगे तो कैसे होगा, ये भी इसमें स्ट्रेटजी आ जाएगी। सर्वर इज़ रनिंग एंड लिसनिंग ऑन दिस पोर्ट, और ये आपके पास बाकी रोल के हवाले से आगे चीज़ें। ओके, पैकेट.json में स्टार्ट कमांड आप देख सकते हैं जी, क्या है, स्टार्ट ही कमांड बनी हुई है, नोड और server.js चलेगा। npm स्टार्ट कर दें, npm स्टार्ट जी। सर्वर इज़ रनिंग सक्सेसफुली कनेक्टेड टू MongoDB। क्रेडेंशियल्स हमने दे दिए, क्लस्टर नेम आपने चेक कर लेना, यही हो आपका भी, कनेक्शन स्ट्रिंग से ही आ जाता है। सो गिव योर यूज़र नेम, योर पासवर्ड एंड DB। अगर आपने क्लस्टर नेम चेंज किया है तो होगा, नहीं तो डिफ़ॉल्ट मेरे ख्याल यही होगा। सो अब इसमें मेन आइडिया क्या है, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को देखने की बजाय पहले बैक एंड को देख लेते हैं। देखें हमारे पास जो मेन आइडिया वो ये है कि हम चाहते हैं कि जो यूज़र लॉगिन हो, देयर आर सर्टेन ट्यूटोरियल्स, कोई ब्लॉग पोस्ट है जो रजिस्टर्ड यूज़र ही पढ़ सकता है, ठीक है ना। तो हमने मॉडल्स में आए और यहाँ पे हमने एक यूज़र क्रिएट कर दिया। जो भी यूज़र लॉगिन होगा उस यूज़र के बारे में हम ये अंदर ही स्कीमा बना दी गया मॉडल में, मॉडल नेम और स्कीमा। हर यूज़र के बारे में यूज़र नेम और ईमेल, पासवर्ड, ये हम बेसिक इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, और भी चीज़ें रख सकते हैं, यूज़र नेम, ईमेल और उसका पासवर्ड। अब हम यहाँ पे रोल्स भी डिफाइन कर रहे हैं कि यूज़र जो लॉगिन हुआ है वो किस रोल में हुआ है। वो आम यूज़र है, रीडर है सिर्फ,
या वो ऑथर है। यूजर लॉगिन होगा तो वो जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं उनको सिर्फ पढ़ सके। अगर एज अ ऑथर लॉगिन हो तो वो उसको एडिट भी कर सके, चेंज भी कर सके, डिलीट भी कर सके, नया ट्यूटोरियल क्रिएट भी कर सके। ठीक है ना। तो और इस तरह आप रोल बढ़ाते जाएं। अगर जर्नल स्ट्रक्चर बन गया तो जितने मर्जी बढ़ा लें। तो रोल को नोट करने के लिए रोल का एक मॉडल बना दी जिसमें रोल के डिफरेंट नेम्स रख दिए यहाँ पे हमने, और यहाँ पे हर यूज़र जो यानी आएगा उसको कोई ना कोई रोल हम असाइन करेंगे रजिस्टर होने पे। तो यूज़र मॉडल में याद है। तो जितने भी मॉडल्स हैं उन सब को हमने किस तरह से किया, यूज़र का मॉडल बना दिया, रोल का मॉडल बना दिया, इस तरह मॉडल सारे बना दिए। तमाम मॉडल्स को यहाँ पे हमने ले आए, इंपोर्ट कर लें। ठीक है, और एक ही दफ़ा इसको एक्सपोर्ट कर दिया, यानी एक डीबी एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर जो है वो आपने डिफरेंट जितने भी मॉडल्स बनाए उनको इंपोर्ट कर लिए। अब कुछ प्री डिफाइंड रोल्स आपने दे दिए। ठीक है जी, लाइक यूजर, एडमिन और मॉडरेटर। ठीक है जी, ऑथर कह लें जो मॉडरेट करता है, यानी क्रॉस चेक करता है कोई कि ये ट्यूटोरियल सही है नहीं है, रिलेटेड है जो। तो आपके पास डिफरेंट रोल्स आ गए। सो यू हैव 3 मॉडल्स। जो इंपॉर्टेंट है अभी जिस पे हमने फोकस करना है वो है यूजर रजिस्टर कैसे होगा और लॉगिन कैसे होगा। ये 2 सिस्टम हमारे पास है, यूजर ने रजिस्टर कैसे होने और लॉगिन कैसे। उसके लिए ये जो इस वक्त चल रहा है ना सर्वर, ये आपका 4000 पोर्ट पे चल रहा है। इधर आ जाते हैं फ्रंट एंड पे। फ्रंट एंड पे ENV में हमने पोर्ट दे दी, क्या है इसकी, ये अपनी पोर्ट है जी। यहाँ पे आ जाए जी app.js में। लॉगिन, रजिस्टर और इन सब के लिए हमने कुछ जो कोड लिखा है पहले इसको स्टडी कर लेते हैं। सर्विसेज में पहले इसको रन करते हैं, शायद फिर जो है वो कॉन्टेक्स्ट npm स्टार्ट, npm इंस्टॉल मैंने कर लिया और ये नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर जो है वो हमारे तक के टाइम को सेव हो जाए। इसको स्टार्ट करते हैं जी। इस वक्त डेटाबेस में यूज़र्स की अगर हम बात करें तो यूज़र्स ऑलरेडी 5 यूज़र्स क्रिएटेड हैं, समीर के नाम से, शुएब तारिक के नाम से, राना अजमल के नाम से, और हर यूज़र को एक रोल असाइन है। लाइक यहाँ पे जो भी हम अच्छा जिसमें रोल है वो यहाँ पे, या शायद रोल को तो इसमें रोल अभी नहीं आ रहा, यहाँ से रजिस्टर करते हैं। अच्छा, आप जो है कुछ कंटेंट है उसको पब्लिक कंटेंट कर लें। जब फर्स्ट टाइम बंदा आता है तो इस वेबसाइट पे जो /path पे है, होम पेज पे है कंटेंट, ये पब्लिक है, कोई भी ये इसको पढ़ सकता है। होम को देखे, पब्लिक पेज पे कोई ऑथेंटिकेशन का रूल नहीं है। इस वक्त नैब बार पे आपको आ रहा है होम और नेक्सस बेरी ब्रांड का नाम, एक होम पेज है। साइन अप का भी पब्लिक रोल होता है, यानी साइन अप होने के लिए पहले लॉगिन होना जरूरी नहीं, इसलिए तो साइन अप हो रहा है क्योंकि उसका लॉगिन नहीं। जब वो साइन अप हो जाएगा तो फिर उसको आगे यहाँ पे कुछ लिंक नजर आने चाहिए। एक न्यू यूजर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है जी। अगर वो अब अच्छा, अब यहाँ पे देखें साइन इन होने के लिए अब आपने एक फॉर्म डिजाइन कर लिया, सिंपल यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड। ये यूजर पहले एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर यूजर पहले एग्जिस्ट करता है तो वो साइन इन ना हो। इस पर एडिशनल चेक भी है। एक तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन है ना, कि अगर वो ऐसे ही क्लिक करता है और साइन अप करने की कोशिश करता है तो उसको आपने कह दिया फील्ड रिक्वायर्ड है। अगर वो यूज़र नेम में जो है वो यहाँ पे
तो लिख सकता है यूज़र नेम पे क्या है जी, दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, यानी रिक्वायर्ड का चेक है। आपने यहाँ पे कह दिया जी NXB और NXB@, अगर यहाँ भी NXB लिखते हैं, साइन अप करते हैं, तो रिक्वायर्ड तो है लेकिन वैलिड नहीं है ईमेल, यानी क्लाइंट साइड वैलिडेशन चेक्स वगैरह जो हैं वो पहले लगा दिए पहले स्टेज पे। ठीक है जी, पासवर्ड आपने रख दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, 6 तक हैं तो 6 तक रख दिया। साइन अप किया, जो ही साइन अप किया तो आपके पास ये थोड़ा सा ये शायद इशू आ रहा है इसका, रजिस्टर का यहाँ पे आना चाहिए, इसको भी डीबग कर लेते हैं इसकी कंट्रोल में आके। यहाँ अगर मॉर्गन, इसको बंद में करता हूँ, मॉर्गन इंस्टॉल है तो यहाँ पे हमें आ जाएगा साइन अप में पोस्ट की रिक्वेस्ट आई है, लेकिन 500 जो आपके पास स्टेटस है, इसका मतलब क्या, फैटल एक्सेप्शन है। ये कोड में और में भी कहीं चेंज करनी हो, देख लेते हैं जी क्या है इसमें। जो फ्लो है वो होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ लिंक्स उसको नजर आने हैं, जो जब वो लॉगिन हो जाएगा तो उसके बाद फ्लो पहले देखें जी साइन अप का। इस बटन के क्लिक पे होना क्या है, क्या क्या करना है आपने, इसका फ्लो आज हमने डिस्कस करना है खास तौर पे। साइन अप क्या क्या होना चाहिए, अगर कोई नॉर्मल फॉर्म होना डेटा एंट्री का, तो जो जो उसने डाटा इनपुट किया आप चुप करके उसको सेव कर लें, उसको सेव कर लें। और अगर वो साइन अप का है तो उसमें आप देखें क्या वो पहले एग्जिस्ट करता है या नहीं। फिर पासवर्ड कैसे सेव करें, क्या पासवर्ड सिंपल टेक्स्ट में ही सेव कर लें, पासवर्ड कैसे सेव होता है प्रोफेशनली, पासवर्ड तो सिंपल टेक्स्ट में अगर सेव कर लेंगे तो क्या होगा जी, जो मर्जी डेटाबेस पढ़े, एक बैंक की डेटाबेस की अज्यूम कर लें, उसका स्टाफ है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट नहीं, आईटी का डिपार्टमेंट में जो बंदे हैं उनको हर एक की पासवर्ड पता है, यूजर नेम पासवर्ड। तो ये तो बिल्कुल भी सही स्ट्रेटजी नहीं है कि आप पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में सेव करें। समझा नहीं ना बात की। अगर आपकी डेटाबेस हैक भी हो जाए, पासवर्ड वो पढ़ भी ले डेटाबेस से, लेकिन वो उस पासवर्ड से आपको उस पर लॉग इन नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें एनक्रिप्शन लगी हुई है, एनक्रिप्टेड फॉर्म में पासवर्ड रखा हुआ। ठीक है जी। सो इस हवाले से स्ट्रेटजीज हैं। अब यहां से जब साइन अप करते हैं तो यहां पे आप देख रहे हैं किस राउट पे रिक्वेस्ट आ रही, /API/auth साइन अप। ठीक है जी, API auth साइन अप, साइन इन एंड सो ऑन, ऑथेंटिकेशन के हवाले से। तो ऑथ के जो राउट्स हैं, राउट्स में तो बहरहाल कोई इतनी इशू नहीं है। ऑथ के राउट्स में आपके पास आ गया जी, ऑथ के राउट्स क्या क्या हैं जी, app.post राउट्स में app.post API auth साइन अप। यहां से देखें जब इस पे रिक्वेस्ट आती है तो कंट्रोलर डॉट, ये साइन इन है जी, साइन इन का लॉगिन का फ्लो देख लें या साइन अप का पहले देख लें, क्यों भाई, लॉगिन का फ्लो थोड़ा सा जो है वो टिपिकल है इसमें। ऑथ के जो राउट्स हैं, चलें यहां से देख लेते हैं। जब आपके पास दो यहां पे राउट्स दिए गए हैं, एक साइन अप का है और एक साइन इन का है। अभी हमने ये देखा था कि जब बंदा लॉगिन होता है तो हम ये इस तरह से है कि ये राउट है, जब इस पर रिक्वेस्ट आएगी ये कंट्रोलर फंक्शन रन होगा, इसी तरह लिखते हैं ना। लाइक हमने लिखा app.get रिक्वेस्ट आए, जब भी इस जो भी ABC राउट पे, तो ये कंट्रोलर फंक्शन कॉल हो जाए। अब साइन अप में आप नई चीज क्या करना चाहते हैं
कि आप यहाँ पे कुछ चेक्स लगाना चाहते हैं, इनके दरमियान जो आप यहाँ पे लिखते हैं ना, इन ऐसे फंक्शंस जो आप इस कंट्रोलर पर कंट्रोल भेजने से पहले चेक करना चाहते हैं, उनको क्या बोलते हैं जी? मिडलवेयर्स। क्या बोलते हैं? मिडलवेयर्स। मिडलवेयर एक ऐसा फंक्शन है जो कंट्रोलर से पहले रन होता है। जब ये गेट या पोस्ट जो भी रिक्वेस्ट मेथड मैच हो, आपका पाथ मैच हो, तो उसके अगेंस्ट जो कंट्रोलर फंक्शन में आपने रन करना है, उसके दरमियान में जो आप लॉजिक लिखना चाहते हैं, इन अदर वर्ड्स कंट्रोलर पे जाने से पहले आप जो लॉजिक लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं मिडलवेयर। अब पोस्ट जब होना है साइन अप, तो दो फंक्शन, वो अरे अगर एक से ज्यादा फंक्शंस हैं तो आप उनको अरे में डिफाइन कर सकते हैं। इफ यू हैव मोर देन वन फंक्शन, F1 कॉल हो, F2 कॉल हो एंड सो ऑन, रजिस्टर करवाना है जिस तरह ऑन क्लिक पे। यानी इस फंक्शन को अगर मैं देखूं तो इसको मैं इस तरह से अंडरस्टैंड करूंगा कि जब भी गेट रिक्वेस्ट आए /abc पे, तो मैं चाहता हूं G फंक्शन कॉल हो, लेकिन उससे पहले मैंने दो मिडलवेयर्स डिफाइन कर दिए और ये दोनों तरतीब से कॉल होंगे। पहले कौन सा कॉल होगा? F1, फिर कौन सा कॉल होगा? F2। अगर ये सक्सेसफुली दोनों एग्जीक्यूट हो गए तो फिर ये आगे कंट्रोल G के पास जाएगा। और अगर मैं मिडलवेयर नहीं देता, कोई ऐसा पब्लिक कंटेंट है, तो जो ही मैच होगा डायरेक्ट G कॉल हो जाएगा। तो ये पहले मिडलवेयर का कॉन्सेप्ट ये आपने क्लियर करना। मिडलवेयर जरूरी नहीं कि आप अलहदा फंक्शन बनाए, कंट्रोलर के अंदर भी लॉजिक लिख सकते थे कि वो पहले चेक कर लेता भी एग्जिस्ट करता है तो वहां से एक्सेप्शन थ्रो कर देता। या एक स्ट्रेटजी है कि जो मल्टीपल जगहों पे आपने लगानी है और हमेशा आप ये चाहते हैं कि उसको एक कंट्रोलर से सेपरेट कर दें, कंट्रोलर में बिजनेस लॉजिक आमतौर पर आप लिख रहे हैं, तो फिर ये जो मिडलवेयर फंक्शन है ये यहाँ तक कंट्रोल ही नहीं जाने देता अगर ये यहाँ पे कोई उसको जो चेक्स जो भी आपने लगाए वो पास ना हो। अब ये मिडलवेयर कैसे लिखना है ये सबसे जो है ना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं साइन अप को ले रहा हूँ कि इसमें पहले दो मिडलवेयर्स यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अच्छा जी, क्या मिडलवेयर्स हैं जी? क्या लॉजिक लिखी है? दो लॉजिक लिखी है जी मिडलवेयर्स। अच्छा, इन मिडलवेयर्स को भी मिडलवेयर का एक फोल्डर बना के वहां पे आपने मिडलवेयर्स को भी अलहदा अलहदा से डिफाइन कर दिया कि जो मिडलवेयर्स हैं इस तरह। लास्ट में हमने देखा था मॉडल्स एंड राउट्स का फोल्डर, अब एक और फोल्डर बना लें मिडलवेयर्स, जहां वो लॉजिक लिख दें, यानी जो भी मिडलवेयर फंक्शंस है अपने वो आप मिडलवेयर्स के फोल्डर में डिफाइन कर दें। जो कंट्रोलर्स हैं राउट के मैच होने पे वो कंट्रोलर्स में कर दें, उसमें भी आगे फोल्डर बना सकते हैं। जो मॉडल्स हैं मॉडल्स में आ गया, राउट्स हैं जो राउट्स में आ गया, तो ये चार फोल्डर टिपिकल बन गया। और जो जनरल सेटिंग है वो कॉन्फ़िग में आ गई, कॉन्फ़िगरेशन। तो यू हैव राउट्स, मॉडल्स, मिडलवेयर्स, कंट्रोलर्स एंड कॉन्फ़िग। पहले तो ये फोल्डर्स और इनका मकसद समझें, ये जो एरर आ रही है इसको सॉल्व कर लेते हैं। और ये मेन आपकी स्टार्टिंग हो index.js, app.js या server.js, कोई भी उसका नाम रख सकते हैं, ठीक है जी। तो मिडलवेयर्स में वो फंक्शन है जो कि एज अ मिडलवेयर काम कर रहे हैं, यानी जिस भी राउट पे आप चाहे उसको कॉल कर सकते। मिडलवेयर अगर सक्सेसफुली रन होता है तो फिर आगे कंट्रोल कैसे जाएगा, क्या ये बूलियन ट्रू फॉल्स रिटर्न करते हैं या किस तरह से आगे कंट्रोल जाता है, तो ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखें कुछ ऐसे मिडलवेयर्स हैं जो कि काफ़ी ग्लोबल नेचर के हैं, यानी आप एक ऐसा मिडलवेयर डिफाइन करते हैं कोई भी राउट पे रिक्वेस्ट आए पहले वो एग्जीक्यूट होगा, ग्लोबल मिडलवेयर। एक ऐसा मिडलवेयर जो स्पेसिफिक इस राउट के लिए कि जब ये राउट पे पोस्ट रिक्वेस्ट आए इस पे और इससे मैच हो तभी ये फंक्शन रन हो, इसको कहते हैं लोकल मिडलवेयर, यानी ये राउट स्पेसिफिक है। अगर इसकी रिक्वेस्ट आएगी पोस्ट पे /sign up साइन इन की, फिर ये मिडलवेयर नहीं चलेंगे, ये सिर्फ साइन अप के लिए, यानी वो चेक्स जो साइन अप के लिए। ऐसे हैं जो ओवरऑल लगाने हैं वो आप यहां लिख दें,
वो आप ऐप डॉट यूज में लिख दें, और ये ऑलरेडी हम यूज करते हैं। लाइक आपने मॉर्गन का मिडलवेयर इंस्टॉल किया, वो मिडलवेयर था मैंने बताया, वो क्या करता है, जो भी रिक्वेस्ट आए किसी भी राउट पे हो वो पहले एग्जीक्यूट होता है, उससे वो क्या करता है, ये लाइन पहले प्रिंट कर देता है पोस्ट वाली। यानी वो किसी एक राउट पे रिक्वेस्ट आने से रन नहीं होता, बल्कि वो क्या है, ग्लोबल मिडलवेयर है कि किसी भी राउट पे आए तो ग्लोबल मिडलवेयर के लिए तरीका क्या है, यानी जो लोकल मिडलवेयर है किसी एक आपने राउट पे लगाना है तो कंट्रोलर से पहले दे दें, एक या एक से ज्यादा है तो अरे में, और जो ग्लोबल है उसको ऐप डॉट यूज में वो फंक्शन डिफाइन करना है। ऐप डॉट यूज, ऐप डॉट यूज का मतलब पूरी एप्लीकेशन में वो जो भी रिक्वेस्ट आएगी उससे पहले वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है जी। मिडलवेयर जो ग्लोबल होता है ना, वो आमतौर पर रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स में चेंज करता है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल इस सूरत में क्या है कि जो मिडलवेयर फंक्शन बनता है और जो कंट्रोलर बनता है उसमें एक फर्क है। जो फंक्शन एज कंट्रोलर आप लिखते हैं, यहीं से दिखा देता है, उसमें आपको पता है कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दो पैरामीटर आपको अवेलेबल होते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। जो एज अ मिडलवेयर आप लिखते हैं उसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के साथ साथ नेक्स्ट भी अवेलेबल होता है। एक और फंक्शन है नोन एज नेक्स्ट। ये पहले तो उसके स्ट्रक्चर में फर्क आ गया, वही रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मिडलवेयर को भी अवेलेबल होते हैं, एडिशनली एक और अवेलेबल होता है नेक्स्ट। ये नेक्स्ट बेसिकली क्या है, ये जब ये फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी ये चेक कर लेगा कि डुप्लीकेट यूजर नेम भी ये पहले एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ये ईमेल भी पहले एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, तो फिर ये नेक्स्ट को कॉल कर देगा। कौन सा नेक्स्ट है इसे नहीं पता कि इसके बाद कौन सा है, इसके बाद कंट्रोलर है या इसके बाद कोई और एक मिडलवेयर है। तो यहां भी तरतीब में नेक्स्ट से मुराद अगर कोई मिडलवेयर है तो वो नेक्स्ट, यहां तरतीब बड़ी अहम है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, जिस ऑर्डर से आपने डिफाइन किया। तो इसका मतलब पहले मैं चाहता हूं कि वो डुप्लीकेट चेक करे, डुप्लीकेशन का चेक लगाए। अगर ये फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए, वो चेक करे और इस नाम से यूजर नेम या ईमेल एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर ये आगे देखे क्या ये रोल एग्जिस्ट करता है, जो रोल असाइन करने के लिए कहा जा रहा है। रोल तो हमने तीन ही बनाए ना, मॉडरेटर का, यूजर का और एडमिन का, कोई इसके अलावा रोल और नहीं है। यानी जो उसको रोल फ्रंट एंड से असाइन किया जा रहा है, क्या वो रोल वैलिड है, यूजर नेम वैलिड है, ईमेल वैलिड है, और रोल जो वो कह रहे हैं अच्छा ये रोल भी एग्जिस्ट करता है, तो फिर वो आगे साइन अप का प्रोसीजर चलाएगा। यानी मोंगोडीबी में फिर वो आपके क्रेडेंशियल्स को सेव करेगा, और सेव भी कैसे करेगा, पासवर्ड एनक्रिप्शन अप्लाई करके, इस पे क्रिप्टोग्राफी अप्लाई करके, प्राइवेट पब्लिक की के थ्रू सिक्योरिटी होगी, प्लेन टेक्स्ट सेव नहीं करेगा। फ्लो समझ आया जी? ऑनलाइन जो है बताए जी, फ्लो को समझना जरूरी है, बाकी तो जावास्क्रिप्ट के फंक्शन। जी जी। नहीं और चीज आती, ये एक्सप्रेस फ्रेमवर्क ने दिया, हो सकता है किसी और में और नाम हो। ये जो मर्न स्टैक में नोड के साथ एक्सप्रेस लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं ना, उसने चीजों को आसान बनाने के लिए कहा कि देखें होती तो हर चीज फंक्शन ही है, आप उसको फंक्शनलिटी वाइज, फंक्शन को ही फंक्शनलिटी वाइज डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैं कहता हूँ यार होते तो सारे पर्सन ही है, इंसान ही है ना, एक को हम कह देते हैं स्टूडेंट है, एक को कह देते हैं टीचर है, एक को कह देते हैं स्टाफ है, भी है तो पर्सन, ह्यूमन बीइंग्स ही ना। तो ये नाम क्यों अलग अलग है, रोल की वजह से। तो जावास्क्रिप्ट में लैंग्वेज में होती तो हर चीज अरे फंक्शन लूप्स ऑब्जेक्ट नंबर वही है, लेकिन वो किस मकसद के लिए यूज हो रहे हैं उस लिहाज से उसका नाम रख दिया कि अच्छा इस तरह की लॉजिक इसमें लिखी। अगर हर चीज ही लॉजिक, इसकी रीजन क्या है, हर चीज ही कंट्रोलर में लिख देंगे तो कंट्रोलर में जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा, डीबग करना मुश्किल हो जाएगा। जब आप लॉजिक को डिवाइड कर देते हैं बेस्ड ऑन सम स्टैंडर्ड, कि जो भी मेरे पास, यानी कंट्रोलर में मैं वो लॉजिक लिखूंगा जो डायरेक्ट डेटाबेस में सेव होनी, अगर उससे पहले कोई ऐसे डेटाबेस के चेक्स हैं क्रिटिकल है वो पहले हो चुके होंगे, वरना यहां तक पहुंचेगा ही नहीं साइन अप तक।
जब साइन अप तक पहुंचेगा इसने ही रोक लेना, अगर डुप्लीकेट है तो इसने रोक लेना। अब आप ये स्ट्रेटजी भी रख सकते हैं कंट्रोलर में, ये लॉजिक भी मिक्स कर दें, लेकिन इससे ये फायदा है कि अगर आपने अभी ये चेक्स नहीं किए, आप इसको हटा दें तो आप क्या होगा, जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो सेव हो जाएगी, चाहे डुप्लीकेट हो चाहे कुछ भी हो, या इसके अंदर लॉजिक लगा दें या यहाँ पे लिख दें। अब इसमें ये फायदा है, अगर कहीं और भी ये फंक्शन मुझे चेक करना है डुप्लीकेट का या रोल एग्जिस्ट करने का, तो ये मैं उसके, ये रोल एग्जिस्ट करता हो साइन इन में भी, तो मैं यहाँ भी दे सकता हूँ भी ये रोल देख लो, ये मिडलवेयर यहाँ भी यूज हो गया, रीयूजेबिलिटी बढ़ गई। पूरा कंट्रोलर फंक्शन तो नहीं रीयूज करना ना, सिर्फ उसमें से ये। तो आप इन मिडलवेयर्स को मुख्तलिफ कंट्रोलर्स पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो जितना एटॉमिक करते जाएंगे उतनी रीयूजेबिलिटी बढ़ती जाएगी, कि पूरे का पूरा कंट्रोलर नहीं चाहिए, उसके अंदर सिर्फ जो वो लॉजिक जिसमें वो रोल चेक करता है वो मैंने काफी जगह चेक करना है, और वो आमतौर पर कंट्रोलर एग्जीक्यूट करने से पहले ही चेक करना होता है, या तो कंट्रोलर के शुरू में लिख दें, या बेहतर है उसको वैसे ही फंक्शन अलग बना दें ताकि वो जहां भी रीयूज करना चाहिए। ये इसकी लॉजिक। और ये जो ग्लोबल है इसका क्या रोल है कि जो आपने हर दफे लिखनी है, हर एक राउट, जब भी राउट किसी पे भी रिक्वेस्ट आया पहले ये लाइन कंसोल पे प्रिंट करें, तो क्यों ना आप एक ही दफा लिख दें, या जो भी आए पहले वो प्रिंट कर दो, फिर आगे चलो। तो अब आते हैं पहले मिडलवेयर्स को समझते हैं, इसी तरतीब से समझते हैं ना, जैसे देखें यहां से फ्रंट एंड समझ, ये साइन अप पे मैंने क्लिक किया, इसी फ्लो को ट्रेस करते हैं, यहां पे आई रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट है, एपीआई और साइन अप पे है। सबसे पहले वो ये चेक करेगा मिडलवेयर के अंदर ही एक ही चेक डुप्लीकेट यूजर नेम और ईमेल, ये मिडलवेयर बना दी। जब उसने यहां से किया, सबसे पहले ये फंक्शन रन होगा जी। अच्छा जी, ये फंक्शन इसी तरतीब से इसको ओपन कर लेते हैं जी। ये मेरे पास इस राउट पे रिक्वेस्ट आई, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, तो कहाँ जाऊंगा जी इसको देखने, ये ऊपर आप देखें यहाँ पे मिडलवेयर्स में से आपने, देयर आर मल्टीपल मिडलवेयर्स, ऑथ, वेरीफाई, सबको इंडेक्स में कर दी, ये इस पे आ जाए जी मिडलवेयर्स में। वेरीफाई साइन अप, साइन अप के दो फंक्शन है, डुप्लीकेट का चेक है, रोल एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इन दोनों को, तीसरा भी होगा, यहाँ कर देंगे एक स्ट्रक्चर बनाओ। तो आपने पहले इस पे आएंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा जी यहाँ पे। अब आपने इसको जो मिडलवेयर है उसको क्या क्या पैरामीटर आने हैं जी, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, जिस तरह से कंट्रोलर फंक्शन को आते हैं, और तीसरा अच्छा नेक्स्ट ये कब जाने देगा, ये चाहे तो यही कंट्रोल रोक दे, अगर ये नेक्स्ट कॉल कर लेगा ना जहां भी, जब ये नेक्स्ट तीसरा पैरामीटर, उसमें कुछ नहीं करना, ये नेक्स्ट कॉल कर लेगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, जहां पे इसको कॉल आई हुई है उसमें तरतीब में जो नेक्स्ट मिडलवेयर या कंट्रोलर है वो, तो इसने जब सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो इसको जो ये जो नेक्स्ट का, ये एक्सप्रेस फ्रेमवर्क ने ना पूरा एक सॉर्ट ऑफ ट्रेन बना के दी हुई है, ट्रेन के पहले इस चेक से गुजारो तो नेक्स्ट, और अगर नेक्स्ट नहीं कॉल करें यहां से रिस्पॉन्स एरर सेंड कर दें, यानी अब इसमें आपने क्या करना है, या तो रिस्पॉन्स सेंड कर देना है, तो इसने ही रिस्पॉन्स सेंड करके वो रिक्वेस्ट खत्म कर दी, आगे गया ही नहीं कंट्रोल, या इसने क्या करना है, नेक्स्ट फंक्शन कॉल कर देना है। अब इसे कैसे पता चलेगा मेरा नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, यहां पे एक्सप्रेस लाइब्रेरी हमारी हेल्प करती है कि जो भी आपने नेक्स्ट लिखा होता है उसका एड्रेस इसके नेक्स्ट में रख के दे देती, इसका एड्रेस इसके नेक्स्ट में होगा, ठीक है। ये यहां पे एक्सप्रेस की लाइब्रेरी, मर्न स्टैक की लाइब्रेरी हमारी हेल्प करती है। आप तरतीब बदल दें तो पहले ये चलेगा और इसके नेक्स्ट में इसका आ जाएगा, अगर मैं तरतीब इस तरह कर दूं तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा और इसके नेक्स्ट में, तो ये सारा काम हमें लाइब्रेरी एक फ्लो ही बना के देना है ना, एक्सप्रेस लॉजिक तो हमने लिखनी। अच्छा जी, यहां पे आ जाते हैं साइन अप में। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, डुप्लीकेट तो नहीं यूजर या ईमेल, हम चाहते हैं यूजर भी, ये पहले यूजर नेम भी ना एग्जिस्ट करता हो और ईमेल भी एग्जिस्ट, कोई एक भी पहले ना एग्जिस्ट करता हो, कोई एक भी एग्जिस्ट करता है तो उसको एरर मैसेज रिस्पॉन्स कर दे कि यूजर नेम एग्जिस्ट करता है, ओके।
और आप हर मिडलवेयर को अलग अलग लॉजिक लिख के टेस्ट कर सकते हैं। जो एग्जिस्ट करता है यूज़र नेम वो लिख के देखें मिडलवेयर से सही एरर आ रही है, फिर डिफरेंट कर दें, फिर ईमेल वही लिख के देखें जो पहले सही है, पता चले पहले मिडलवेयर की लॉजिक सही होगी। अभी सेव करना तो कंट्रोलर का काम है ना जब सारा कुछ हो जाए। तो ये बड़ा स्वीट सा एक देखें स्ट्रक्चर बन जाता है। अच्छा जी, आपने सबसे पहले यूज़र के स्कीमा में से ये हमने देखा था, यूज़र का जो स्कीमा है जो मॉडल है इस पे आपने क्यूरी लगाई गेट की और सारे यूज़र्स गेट कर लिए और देखा कि ये यूज़र नेम जो है वो इसी मैच करता है या नहीं। लेकिन ये स्ट्रैटेजी सही नहीं, आप डायरेक्ट उससे करें कि यूज़र में से सर्च करो, गेट करो जिसका यूज़र नेम ये है। तो अगर वो एम्प्टी गेट हो जाए यानी यूज़र में से फाइंड करो वन यूज़र नेम कहाँ से आएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूज़र नेम, जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है जिस तरह कंट्रोलर में से यूज़र नेम। अगर ये यूज़र नेम यहाँ पे ये फाइंड करेगा, अगर तो फाइंड ही ना हो किसी वजह से आपकी डेटाबेस में एरर आ जाए, फिर तो आप ये स्टेटस कोड सेंड कर दें। और अगर फाइंड हो गया है तो फिर देखें कि वो जो फाइंड हुआ है वो एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी है। अगर वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, नल है, तो आप 400 स्टेटस कोड भेज दें और उसको कहें जी यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। और अगर यहां से वो पास हो गया कि यूजर उसने फाइंड किया, क्यूरी सक्सेसफुली रन हुई, ये तो है क्यूरी सक्सेसफुली रन हो, मोंगो डीबी को एरर दे दे तो हमें नहीं पता एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो तो क्यूरी नहीं हो सकी। तो पहले तो आप ये देख लिया कि भाई ये क्यूरी जो है सही है, इसको एक आगे कर देते हैं क्योंकि इसके सही होने पे अगली क्यूरी लगनी है। अगर एरर नहीं है ठीक है, अगर यूजर भी नहीं है फिर ठीक है, फिर आगे चलो। अब पहले यूजर नेम देखो, अब ईमेल देखो, फाइंड वन करो। अगर ईमेल भी क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी और ईमेल भी एग्जिस्ट, अगर ये जो यूजर यहां से फाइंड हुआ है वो एग्जिस्ट इफ यूजर, ये जो यूजर ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे आपको कॉल बैक में रिटर्न हो रहा है। यानी ये यहां से देखें, ये जब क्यूरी चलेगी, जब ये क्यूरी चलेगी तो अगर एरर है तो ये एरर ऑब्जेक्ट में आ जाएगा और यूजर नल होगा। और अगर सक्सेसफुली चल गई तो यूजर में यूजर का डेटा होगा, एरर नल होगी, यानी दोनों इकट्ठे नहीं होंगे, कोई एक इनमें से होगा। इसी तरह से ईमेल डॉट फाइंड किया, अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया तो यूजर में यूजर आ जाएगा, एरर में कुछ नहीं होगा। तो अगर एरर नहीं है और यूजर भी नल रीड हुआ है तो फिर आप यहां पे अंदर छुपा के आपने ये नेक्स्ट की कॉल रखी है। अब आप नेक्स्ट करते हैं कॉल, यानी आपने पहले देखा यूजर एग्जिस्ट करता है, यूजर की क्यूरी लगाई, वो आपके पास अगर यूजर का कोई डेटा आ रहा है इसका मतलब पहले एग्जिस्ट करता है, तो आपने एरर मैसेज। और फिर आपने ईमेल की लगाई, अगर ईमेल में भी कुछ ईमेल आ रही है स्ट्रिंग तो इसका मतलब है वो भी ऑलरेडी है। ना यूजर आया ना ईमेल आई है, तो फिर आपने नेक्स्ट को कॉल कर दिया। सर इनको कैसे पता चलता है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है यूजर नेम या ईमेल? भाई सिंपल, अगर ये जो आप फाइंड वन करोगे, ये तो मोंगोस में क्यूरी है ना, सिंपल मोंगोस की डॉक्यूमेंटेशन में आओगे ना, फाइंड का फंक्शन है क्यूरी का, डॉक्स में आ ये आपके पास जो क्यूरीज वगैरह आप करते हैं, ये फाइंड वन, ये फाइंड वन, ये तो यहाँ से आपने पढ़ना है, फाइंड करना है जब, तो क्या फंक्शन है फाइंड वन का। ठीक है जी, फाइंड वन क्या करता है, फाइंड वन डॉक्यूमेंट, एक ऑब्जेक्ट फाइंड करता है, दिस कंडीशन इज ऑप्शनल, दिस जिस तरह ये आ रहे हैं। ठीक है जी, अब फाइंड वन करेगा क्या, द कैंडिडेट आर कास्ट टू देयर रिस्पेक्टिव स्कीमा टाइप बिफोर कमांड इज सेंट। ये रिटर्न क्या करता है आपको, एक क्यूरी ऑब्जेक्ट जिसको आप एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे वंस यू विल फाइंड, एक डॉक्यूमेंट अगर फाइंड करेंगे तो आपको सिर्फ ये देखना है रिटर्न किस तरह का, इस तरह आसान नहीं लिखा हो, मैं आपको यहाँ से लिख के बता देता हूँ कि आपने क्यूरी लगाई,
यूजर डॉट फाइंड वन पैरामीटर दे दिया, ईमेल की बेस पर फाइंड करना है कि जिसका ईमेल abc@gmail.com है, या क्या करना है, ठीक है जी, या यूजर नेम पे करना है तो ये फील्ड उसके मॉडल में होनी चाहिए, या यूजर नेम की बेस पर आपने लगा दी कि जिसका यूजर नेम ये है, ये आपने कह दिया जी। अब ये क्यूरी आपने जो लिखी, जो यहाँ पे सिंटेक्स जिस तरह यूज किया गया जी, अब ये डॉट एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जैक्ट फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। अब ये आपको यहां पे रिटर्न करेगा आंसर, एक एरो फंक्शन, एरर या डेटा। अगर ये यूजर नेम एग्जिस्ट करता है तो उसका पूरा रिकॉर्ड किस में आ जाएगा, डाटा में, डाटे को मैं यूजर कह देता हूं, यहां पे यूजर ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसके बाद अगर मैं console.log में सी console.log में .log में यूजर प्रिंट करवाऊं तो मुझे वो यूजर नजर आएगा जिसका यूजर नेम ABC है, ओके। यही तो क्यूरी का है ना, जिस तरह एसक्यूएल में पढ़ते हैं select static from this, तो वो रिटर्न तो करता है ना आपको अगर सिलेक्ट करके। और अगर ये क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट ना हुई, किस नाम की फील्ड ही नहीं थी उसमें, किस नाम का मॉडल ही नहीं है, तो इस तरह की एरर आएगी, तो एरर ऑब्जेक्ट फिर उसमें एरर पड़ी होगी और ये नल। तो यहां पे मैं दोनों को चेक कर लिया कि अगर एरर में कुछ पड़ा है तो इसका मतलब एरर है, और अगर ऑब्जेक्ट में कुछ पड़ा है तो इसका मतलब वो डेटा है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज है डेटा और एरर के हवाले से, आप लोग ना यहां पे हम ये करते हैं, आपको जब भी इसमें हो आप यहां पे प्रिंट करके देखें, याद है ना यहां पे कि आपने फाइंड किया यूजर नेम, एग्जीक्यूट किया, एरर या यूजर आया, सो आप यहां पे console.log डाल दें। अगर आपको console.log और यहां पे क्या लिखने, यूजर लिखने आप, ये अब आप लोगों ने इस कोड के साथ इस तरह प्ले करना कि मैं ये जो क्यूरी कर रहा है और एग्जीक्यूट में ये दे रहा है, मैं यह यूजर प्रिंट करके दे, और मैं MongoDB को सामने रखता हूं, मैं वो यूजर नेम देखता हूं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। लेट्स सी ये क्या आपने यूजर नेम की बेस पे फाइंड किया होगा, वो यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, ये पूरा उसका रिकॉर्ड ये रिटर्न करते हैं, ठीक है जी। और अगर ऐसा यूजर देंगे जो एग्जिस्ट नहीं करता तो नल रिटर्न कर दे, ताकि नीचे लॉजिक तो इसी बेस पे लगानी है, यूजर आया ये नहीं है। और अगर ऐसी मैं फील्ड लिखता हूं जिसमें है ही नहीं, या ये मॉडल है ही नहीं, ठीक है, तो फिर वो इस तरह की अगर कोई रीडिंग में आ जाए कोई एब्नॉर्मल एक्सेप्शन, तो यहां पे ये मैंने लिख दिया जी यूजर नेम। मैं इसको इस तरह से लिखता हूं जी डीबगिंग के मोड में, ठीक है जी। सो इस तरह से मेरा बेटा आप चेक करें, ये यूजर जब भी चेंज करें, अब इसमें नोड ऑन नहीं है, इसको दोबारा से स्टार्ट कर लें, पोस्ट करने लगे डुप्लीकेट का, ठीक है जी। अब यहां पे ओके, अब मेरे पास ये यूजर नेम क्या है, समीर, इसी नाम से मैं यहां पे एक यूजर नेम बनाता हूं, ठीक है जी, smeer@gmail.com, और पासवर्ड जो है वो जो भी 1 2 3 4 5 6 है। मैं अब यहां पे देखना चाहता हूं कि जब ये इस राउट पे आएगी, पोस्ट रिक्वेस्ट इस राउट पे आएगी, तो ये पहला मिडलवेयर रन होगा, और ये यहीं से ही क्योंकि एग्जिस्ट करता है तो इसको फील्ड यूजर नेम, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये रिटर्न करना। लेकिन मैं यहां पे देखता हूं तो एक्चुअली वो यूजर जो फाइंड कर रहा है वो कौन सा, ठीक है। तो आप यहां से इसको करें जी साइन अप, तो क्या कह रहा है, फील्ड यूजर नेम इज ऑलरेडी इन यूज, और लेकिन यहां भी आपने देखा, ये देखो वही वाला यूजर नेम इसे रिट्रीव कर लिया,
ये था ना स्टार वाला। इसका मतलब मोंगो डीबी में उसने क्यूरी लगाई और वही यूज़र उसने रिट्रीव कर लिया, और वो जो एरर मैसेज था वो फ्रंट एंड को ये एरर मैसेज भेजा, और फ्रंट एंड ने बेसिकली अपने कंसोल में लिखने के तो आपने अपने लिए ना यूज़र को यहाँ पे आपने भेजा कि भाई तुम रजिस्टर नहीं हो सकते, ये यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता। गॉट द पॉइंट? अब मैं यहाँ पे कैसा यूज़र लिखता हूँ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता। 1 2 3 4 समीर 1 2 3 4। अब यहाँ पे अब भी यही स्टेटस कोड होगा, और यहां से अब क्या यूजर आएगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो यहां पे क्या आना चाहिए, नल आए, एम्प्टी ऑब्जेक्ट आए, क्या आए, उसके मुताबिक नीचे कंडीशन बनेगी कि जो एग्जिस्ट नहीं करता तो उस सूरत में क्यूरी तो लगेगी। क्यूरी तो गलत नहीं है, क्या वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट भेजेगा, नल भेजेगा, अनडिफाइंड भेजेगा। ये आपको मोंगो डीबी में मोंगोस में डॉक्यूमेंटेशन देखनी होगी, जो इतना इस तरह क्लियरली नहीं यहां पे बता कि अगर इसको फाइंड ना हो तो ये क्या रिटर्न करता है। गेटिंग द पॉइंट? सर डॉक्यूमेंटेशन में आपको यू हैव टू, अब यहाँ पे तो हमने खैर इसको रन नहीं कर रहे हैं, या आप प्रिंट करके देख लें तो फिर तो आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं, खुद ही एक्सपेरिमेंटली लर्न कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ और यहाँ पे आके मैं करता हूँ साइन अप, तो यहाँ पे देखें साइन अप में क्या रिटर्न हुआ, नल। नल का मतलब क्या है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता। जब ये क्यूरी लगी फाइंड वन की, क्यूरी सही एग्जीक्यूट हुई, लेकिन इस यूजर नेम का कोई सर्च ही नहीं हुआ रिकॉर्ड, तो उसने क्या रिटर्न कर दिया, नल। तो यहां पे अब इसीलिए चेक लगाया हुआ, इसका मतलब यही है ना कि इसका मतलब इफ इक्वल टू इफ, इसका ये मतलब इफ नॉट इक्वल टू नल, यही मतलब है ना इसका कि ट्रूथी फॉल्सी का कॉन्सेप्ट, कि अगर यूजर है तो ठीक है, अगर नल है तो गुड। हमें नल ही चाहिए था कि ये पहले एग्जिस्ट ना करे, तो ये अगर एग्जिस्ट करता है तो ये कोई ऑब्जेक्ट होगा, ये कंडीशन ट्रू होगी, और अगर नल है तो हमें अब अगर नल है तो ठीक है, अगर कोई एग्जिस्ट करता है तो ये सही नहीं है। इफ यूजर, अगर यूजर कोई ना कोई एग्जिस्ट करता है, हमें इससे अब गर्ज नहीं एग्जिस्ट करे उसके अंदर डेटा क्या पड़ा है, बस यूजर नेम मैच कर रहा है, उसका ईमेल पासवर्ड और क्या मैच किए हैं कि नहीं, हम सिर्फ यूजर नेम अगर तो मैच करता है तो बस उसे ये कहते हैं। समझ आ गई की बात की? तो इस तरह से आप लोग इस कोड को जहां पे इशू हो दरमियान में कंसोल लिख कर, मैं इसका टेम्पो अब इसी तरह से कर, तो ये सारा जब चेक हो जाएगा तो एंड में किसको कॉल करने ना, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पे जी ऑनलाइन जो है जी क्लियर हो रही बात, बताइएगा। जी सर। जी सर, जी सर। अच्छा अब यहां पे आ जाए चेक रोल एग्जिस्ट में, यहां पे आप ना रोल, ये पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, वैसे तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि चलेगा। यहां पे अब रोल नहीं इनपुट ले रहा है, रोल इनपुट नहीं ले रहा है कि नीचे चेक बॉक्स बना हो, बताओ तुम यूजर के तौर पर रजिस्टर हो रहे हो या मॉडरेटर के तौर पर या एडमिन के तौर पर। ये वैसे भी खतरनाक होता है। फ्रंट एंड से ना वेबसाइट से आपको एज अ यूजर ही रजिस्टर करना चाहिए। मतलब आप देखें कि यूनिवर्सिटी का एक आपका पोर्टल है, वो आप लॉगिन होते हैं ना, तो ये नहीं कहता बताओ यूजर स्टूडेंट हो के टीचर हो, वरना तो आप हमेशा ही कहें मैं टीचर हूँ, मुझे दिखाओ मैं अपने ग्रेड खुद ही चेंज करूंगा। टीचर के लिए क्या होता है, वो खुद एडमिन हार्ड कोडेड क्रिएट करता है, ठीक है ना। ऐसे नहीं होता, वो कहते नहीं आपकी जॉब हुई है तो फिर हम खुद आपका अकाउंट क्रिएट कर देंगे, आपको ईमेल आ जाएगी लिंक से, वहां से क्लिक कर लें, कोई एक मैकेनिज्म बनता। फ्रंट एंड से नहीं उसको राउट दिया जाता, किसी वजह से जो चीज एग्जिस्ट नहीं करनी वो हैक भी क्या होगी, राउट है ही नहीं ऐसा। फ्रंट एंड से किसी तरीके से आप मोबाइल ऐप से कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एज ए यूजर ही लॉगिन हो रहे हैं। तो आमतौर पर जो यूजर पब्लिक है डेटा वो आप यहां से देते हैं। स्टार्ट में कुछ ऐप्स थी उसमें एडमिन भी आता था जब, हाँ तो उसमें आप बिल्कुल उसको थोड़ा सा कोई एक्सपर्ट प्रोग्रामर होगा इंस्पेक्ट करके देख सकता है ये एडमिन का क्यों ब्लॉक कर रहा है, उसी तरह का वो जनरेट कर दे कि आपने आपको एडमिन रजिस्टर। आप कैसे फ्रंट एंड पे चेक करेंगे कि ये टीचर के कंप्यूटर से वही है या नहीं, बताएगा।
अगर मैं चेक बॉक्स दे दूं तो ये कैसे मैं वेरीफाई करूंगा? क्रेडेंशियल तो नया क्रिएट हो रहा है ना, टीचर का नाम भी समीर हो सकता है, स्टूडेंट का भी हो सकता है, ये टीचर की भी ईमेल हो सकती है, स्टूडेंट की, या आप पहले ईमेल बनाएं फिर भी आपको मैनुअली एंटर करनी पड़ेगी ये टीचर्स की ये ईमेल है, लेकिन वो भी तो सेव ही करनी, तो अकाउंट भी उधर ही क्रिएट हो जाए। ठीक है ना? तो क्विक क्विक देखते हैं इसको क्या तकलीफ हो रही है, क्यों नहीं लॉगिन हो रहा। ये हो गया जी। अब वेरीफाई चेक रोल एग्जिस्ट पे आ जाए। इससे इसके बाद नेक्स्ट इसी को कॉल किया गया, इसमें भी इसी तरह है। अच्छा, रोल जो असाइन करना है ना आपने, देखें रोल जो असाइन करना है आपने, ठीक है, ये मॉडल्स में हमने देखा है रोल्स भी हैं और राउट्स में देयर डिफरेंट राउट्स, ऑथ के राउट्स हैं और ये आ गया जी। रोल आमतौर पर एक नहीं इस तरह से होता कि आप जो असाइन करते हैं, बेसिक ही, बाकी तो किया गया। रोल के हवाले से देख लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, रोल के हवाले से याद रखें, अगर मैं दो रोल रखता हूं, एक है यूजर, एक है टीचर, एक है लेट्स सपोज एडमिन, तो एक बंदे को जो यूजर है उसको एक रोल असाइन होगा, वो तमाम ऑपरेशन कर सकता है जो एक यूजर कर सकता है। जब टीचर लॉगिन होगा वो यूजर वाले सारे काम भी कर सकता है, जो एडिशनली टीचर वाले वो भी कर सकता है। जब एडमिन लॉगिन होगा वो सारे यूजर वाले भी काम कर सकता है, एज अ टीचर वाले भी काम कर सकता है और एडमिन वाले। इसलिए रोल जब असाइन करते हैं ना तो उसकी स्ट्रेटजी ये होती है कि आप एक रोल नहीं एक अरे में देते हैं कि जो भी नेक्स्ट लेवल रोल है उसको प्रीवियस रोल्स सारे की भी एक्सेस होती है। यानी जो एडमिन होगा इसका ये नहीं मतलब यूजर वाले काम नहीं कर सकता। यानी जिन जिन राउट्स पे मैंने ये चेक लगाया हुआ ना, ये सिर्फ यूजर लॉगिन ही कर सके, वहां से एडमिन भी लॉगिन हो जाए तो वो भी कर सके। अगर यूजर को अलावा तो एडमिन तो उससे और हायर लेवल रोल है। तो रोल के लिए हम फिर क्या रखते हैं, अरे, और उसको अरे को एक्सपेंड करते जाते हैं, अथॉरिटी बढ़ाते जाते हैं, और हर अगले स्केल में जो है रोल उसको प्रीवियस की भी आपने परमिशन देनी, वरना ये होगा कि एडमिन यूजर वाला काम नहीं कर सकेगा। तो ये स्ट्रेटजी आमतौर पर रखी जाती है। वैसे तो कस्टम लॉजिक में जैसे भी लिख लें, बट दिस इज व्हाट द स्टैंडर्ड इज। ओके, मतलब अगर मैं कह दूं इस कमरे में जो है वो टीचर्स, स्टाफ रूम में सिर्फ टीचर्स अलाउ हैं, स्टूडेंट नहीं, और क्लासरूम में स्टूडेंट्स आ सकते हैं, तो टीचर भी उसमें आ सकते हैं जहाँ पे स्टूडेंट आ सकते हैं। लेकिन जहाँ पे टीचर को अलाउ है कोई चेंजेस करना, वहाँ स्टूडेंट को अलाउ नहीं। लेकिन जहाँ भी स्टूडेंट को अलाउ है वहाँ टीचर को भी अलाउ है, एडमिन को भी अलाउ। समझा रही बात की? तो इसलिए यहाँ पे जो किया गया है जी, नेक्स्ट चेक रोल एग्जिस्ट, ये वेरीफाई साइन अप में पहले डुप्लीकेट का चेक कर दिया और उसके बाद नेक्स्ट जो भेजेगा ये इधर ही आएगा, और नेक्स्ट अपने इधर वेरीफाई इसी फाइल में ही दूसरा चेक रोल एग्जिस्ट इधर आ जाएगा, चेक रोल एग्जिस्ट। और ये क्या देखेगा, रिक्वेस्ट की बॉडी में जो है वो देखेगा इसको जो रोल्स असाइन हो रहे हैं। अब यहाँ पे जब आप यूजर नेम करेंगे, आपने इनपुट नहीं ली, बाय डिफॉल्ट जब यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे रेक्ट की एप्लीकेशन से, तो उसमें रोल्स की अरे भी भेजेंगे और उसमें ये एक यूजर का रोल ही रख के भेजेंगे। बेशक अरे में एक ही रोल होगा, किसको जो है ये रोल असाइन किया जाए, लेकिन एज अरे हो। यूजर्स की भी टाइप हो सकती है, रजिस्टर्ड यूजर है, कोई स्टैंडर्ड पैकेज लिया हुआ है, कोई ऐसा है, कोई प्रीमियम पैकेज वाले यूजर है। यूजर भी तो बाज़ वेबसाइट्स में मुख्तलिफ होते हैं, कहते हैं नहीं ये पैकेज जो है वो स्टैंडर्ड यूजर के लिए, और अगर आप इतने पैसे देते हैं, कोई ऐसी सब्सक्रिप्शन है, प्रीमियम यूजर है, ठीक है, तो प्रीमियम यूजर को यूजर वाला भी सारा एक्सेस होगा, एडिशनली ये भी एक्सेस होगा। तो रोल जितने मर्जी बढ़ाते जाए।
हर नेक्स्ट लेवल के रोल पे प्रीवियस की परमिशन आपने रखना है कि ये यूज़र है, जो आम यूज़र है, ये जो है वो है ये भी यूज़र, लेकिन ये प्रीमियम यूज़र है, वो कहाँ से लॉगिन हो रहा है, किस तरह कर रहा है, आपने ये नाम रख दिया प्रीमियम यूज़र है, ये कोई इस तरह सुपर यूज़र है, इस तरह उसके बाद बाकी रोल आना है। तो रोल बेस्ड एंड परमिशन देना, तो आपने बॉडी में रोल्स की अरे ली, वो रोल आपने इंश्योर करना है जो आपके डिफाइंड रोल्स है ना उन्हीं में से होगा। तो आपने 0 से लेकर रिक्वेस्ट की बॉडी में जितने भी रोल्स हैं हर रोल तक देखा, रोल्स डॉट इंक्लूड्स के जो ऑलरेडी रोल्स हैं डीबी में, आपने रोल्स जो डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है, ये कॉन्फ़िग में यहाँ पे सॉरी कहाँ पे हमने दिए हैं रोल, ये ऊपर आपको db डॉट रोल्स में से आ जाएगा। ये सर्वर पे आएंगे ना, यहाँ से ये पास हो रहे हैं सारे पैरामीटर्स db का और ऐप का, इस पे भी डिस्कशन कर लेते हैं, पहले ज़रा इसको पूरा कर लें जी। जितने भी रोल्स हैं आपने देखा कि उसमें से फॉर ईच रोल जो ऊपर सेट ऑफ रोल्स हैं जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है उनमें इंक्लूडेड है या नहीं, रोल्स डॉट इंक्लूड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी रोल्स अब आई, जो रिक्वेस्ट से रोल आया हर रोल के लिए देखा कि वो इंक्लूड है, कि अगर इंक्लूड नहीं है नॉट, तो फिर आप किसी एक के लिए भी अगर इंक्लूड नहीं है तो आपने इधर ही इसको रोल डज नॉट एग्जिस्ट करके इसको सेंड कर दिया, नेक्स्ट को कॉल नहीं किया। और अगर हर एक के लिए ये फॉल्स हो जाए, यानी ट्रू हो, हर एक के लिए इंक्लूडेड है, किसी के लिए भी नॉट इंक्लूडेड वाली बात नहीं, तो फिर आपने किसे कॉल कर दिया, नेक्स्ट। अब ये नेक्स्ट किसके पास जाएगी, यहां से नेक्स्ट किसके पास जाएगी, इस मिडलवेयर के पास। अब यहाँ पे आपका आसान होगी लॉजिक, यहाँ तक जब आप आ रहे हैं आपको दोबारा चेक लगाने की जरूरत नहीं है कि यूजर नेम एग्जिस्ट करता है, ईमेल भी एग्जिस्ट करते हैं, रोल भी उसने सही दिए हुए। तो नाउ यू आर हेयर इन दिस कंट्रोलर, और इस कंट्रोलर में मिडलवेयर्स के बाद जब कंट्रोलर में आते हैं तो अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग काम है कि पासवर्ड कैसे सेव करना है। यहाँ पे देखें पासवर्ड जो है जो सेव किया गया ना, तो ये देखें पासवर्ड कितना लेंथी है, देख रहे हैं, जबकि पासवर्ड पे लिमिट 6 कैरेक्टर्स की है यहाँ पे, लेकिन जो पासवर्ड डेटाबेस में सेव हो रहा है ना वो 6 कैरेक्टर्स के अगेंस्ट ये सेव हो रहा है, लॉन्ग स्ट्रिंग। आप पढ़ भी लें तो आपको ये नहीं पता होगा कि लॉगिन क्या, आप इवन एडमिन को भी नहीं पता होता कि यूजर का लॉगिन क्या है। जो बैंक का मैनेजर है, एडमिन है, सीईओ है, उसको भी नहीं पता कि इस यूजर ने अपना पासवर्ड क्या रखा हुआ है, उसी को ही पता है जिसने रखा है। ये कैसे मुमकिन होगा? अगर वो भूल जाए तो वो दोबारा नया पासवर्ड जनरेट होगा, वो नहीं पता चलेगा कभी कि आपका ये पासवर्ड था। ये पूरी encrypted हो गई, इतना बड़ा। नहीं, ये बताता हूं ना कैसे करना। इन्हें अगर पासवर्ड भूल जाएंगे तो न्यू पासवर्ड क्रिएट होगा, वो अगर कोई बता सकता है तो वो तो फिर भूले बगैर भी वो निकाल सकता है। एक फील्ड है कंप्यूटर साइंस में दैट इज नोन एज क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टो करेंसी का भी बड़ा, क्रिप्टोग्राफी बेसिकली ये जो साइबर सिक्योरिटी का पढ़ते हैं ना, इसमें बड़ी यूज होती है, ठीक है जी। कम्युनिकेशन में, क्योंकि आपने डेटा कम्युनिकेट करना है, बैक एंड फोर्थ स्टोरेज करना है, तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर की जाए, ठीक है जी। स्टडी ऑफ सिक्योर कम्युनिकेशन कैसे हो, सिक्योर डेटा कैसे रहे, आपके पासवर्ड कैसे सिक्योर हो। क्रिप्टोग्राफी में पब्लिक की, प्राइवेट की और की से साइन करना, और कम्युनिकेशन में भी HTTP की बजाय HTTPS प्रोटोकॉल रखना, ताकि रास्ते में कम्युनिकेशन हैक भी हो जाए, पता नहीं चले असल में मैसेज क्या था, जब तक उस की से, प्राइवेट की से अनलॉक ना करें, जो पब्लिक की से लिखना। तो इस तरह की सारी चीज़ें इसमें आती। तो ये याद रखें, आपने कभी प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड सेव, वैसे आपकी एप्लीकेशन सही चलेगी, मतलब आप यहाँ पे लिखे होगा सारा कुछ, लेकिन ये किसी प्रोफेशनल, जब आप इंडस्ट्री में काम करें किसी क्लाइंट के लिए, तो ये ऑब्वियसली सही स्ट्रैटेजी नहीं। अच्छा, इसके लिए क्या फिर हल है?
इसकी क्या प्रोग्रामिंग है। इसके लिए सबसे पहला काम है, 2-3 लाइब्रेरीज हैं, एक है जेसन वेब टोकन और है बीसी क्रिप्ट। ये देख लें, बीसी क्रिप्टोग्राफी मैंने बताया। क्रिप्टोग्राफी में डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं जिनकी वजह से डेटा एनक्रिप्ट करके रखा जाता है, और जब लॉगिन होगा तो वो प्लेन ही पासवर्ड देगा। वापस एनक्रिप्टेड से कैसे मैच करना है उस वक्त भी नहीं हमने कन्वर्ट करना, वो लाइब्रेरी खुद ही मैच करके आपको हाँ ना बताएगी, ये नहीं बताएगी उसने किससे मैच किया। यानी जब मैंने ये इंटरेस्टिंग, ये देखें यहाँ पे मैंने पासवर्ड क्या रखा 1 2 3 4 5 6, उसने ये स्ट्रिंग रख दी। जब मैं लॉगिन होऊंगा तो मैंने ये स्ट्रिंग नहीं देनी, मैंने क्या देना है 1 2 3 4 5 6, और उसको वो इससे मैच करेगा। फिर क्या ये जो की बनी थी 1 2 3 4 5 6 से मैच करके बनी थी। अच्छा, आप कह सकते हैं कि अगर वो पासवर्ड उसका कोई बंदा रास्ते में हैक करके चेंज कर दे, उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। इसमें ये देखें किस तरह से। सो आपने ये दो इसके लिए फिलहाल ये बीसी क्रिप्ट ये लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेनी है। इसको आप पढ़ भी नहीं थोड़ा सा, अगर हर चीज़ को npm पे जाके उसके पेज पे या गिटहब के पेज पे जाके आप पढ़ सकते हैं कि ये है क्या लाइब्रेरी, इसका मकसद क्या है, थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट करें। आप देख कितने ज़्यादा वीकली मिलियंस में डाउनलोड, 17 लाख वीकली डाउनलोड है। मतलब ऑप्टिमाइज bcrypt इज जावास्क्रिप्ट विद जीरो डिपेंडेंसी। दिस इज यहाँ पे बड़ा यूजेज ही बता रहा है ज़्यादा आपको, इसका कैसे इंस्टॉल वगैरह करनी उस पर नहीं उसने लेक्चर दिया कि है क्या। ये कह रहे जी इस तरह आप इंस्टॉल कर लें, वो तो उसी तरह npm से रिक्वायर कर लें, और जिस भी फंक्शन को आपने डिक्रिप्ट करना है इसके थ्रू एनक्रिप्शन कैसे करनी है, सॉल्ट एंड हैशिंग किस तरह करनी है, ये यहाँ पे जो है ना 2 वर्ड्स हैं जो आपने यूज़ करने हैं, वो यहीं से देख लेते हैं। ये आपने जी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर ली। सबसे पहले तो आपने यूज़र ऑब्जेक्ट बनाया। यूज़र ऑब्जेक्ट में आपने उसका यूज़र नेम वैसे ही रखा जो आया था request.body से, ईमेल वैसे ही रखी, और पासवर्ड उसका request.body से पासवर्ड, यहाँ पे #sync bcrypt.#sync उसका पासवर्ड, और बाद में नंबर क्या लिखा है जी 8। अब ये मैं इस पे बता रहा हूँ जी ये क्या कह रहा है, सिंक्रोनसली जनरेट्स अ हैश फॉर द गिवन की। ये एक रैंडम स्ट्रिंग है, रैंडम नहीं है, रैंडम होगी तो वापस कंपेयर कैसे होगी। एक खास सिस्टमैटिक एल्गोरिथम है जिससे ये जो है वो क्रिएट की जाती है, और इसके लिए आप ये जो नंबर है ना सॉल्ट उसको थोड़ा सा रैंडमाइज करता है, और एक की यहाँ पे आपको और नजर आएगी जो यहाँ पे ली गई है ऑथ कॉन्फिग में, ये यहाँ पे सीक्रेट है। ये सीक्रेट की से यूं समझ लें कि एक ताला है, उसकी ये चाबी, और ये चाबी कभी जानी नहीं, ये की कभी एक्सचेंज नहीं होनी, ये सर्वर पे पड़ी है। आपको पासवर्ड पता हो तो फिर भी आप वो स्ट्रिंग से मैच नहीं कर सकते। आपको पासवर्ड पता हो और ये की पता हो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लगेगा तो फिर वो पासवर्ड डिक्रिप्ट होगा। तो इवन कोई पासवर्ड अगर लेता भी है, मैच वो नहीं हो सकता जब तक ये की ना, और ये की कभी आपने किसी भी तरह से फ्रंट एंड को नहीं भेजनी, ना उसको जरूरत है। ये सर्वर साइड पे आमतौर पर इसको कोड में भी नहीं लिखते, इसको एनवायरनमेंट वेरिएबल लास्ट में बताया था उसमें सेव रखते। ना ये आपके एप्लीकेशन सर्वर का पार्ट बनती है, ना सर्वर के कोड का पार्ट बनती है, ना फ्रंट एंड में जाती है, बल्कि वो मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम में सेव होती है, विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में। जिस तरह यहाँ पे env करते हैं तो यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में यहाँ पे सेव होती है। यहाँ से जावा के स्क्रिप्ट के प्रोग्राम से आप रीड भी कर सकते हैं। तो ये इसकी जी स्टोरी है। आपने हैशिंग इसको बोलते हैं, एनक्रिप्ट करना, पासवर्ड दिया और ये नंबर रैंडमली दिया, इसके आगे डिटेल भी पढ़ लीजिए, इसको ज़रा पूरा कर लें। जब आपने ये यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड किया, ज़्यादा लॉजिक है कि जब इसको मैच करना होगा तो आपने यूज़र डॉट सेव का तो हमने लास्ट में देखा था
ये बिल्कुल इसके होम पेज पे उसने दिया हुआ है। कोई भी डाटा सेव करना है तो डॉट सेव करें, किटी डॉट सेव, ऑब्जेक्ट बना लें, न्यू मॉडल का नाम, मॉडल में सारी एट्रीब्यूट्स और डॉट सेव करें तो सेव हो जाए। ये तो ऑलरेडी हमने जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में भी देखा। तो यहाँ तो वही चीज़ है कि आपने यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाया, फील्ड्स वही रखी जो उसमें आपने मॉडल में ली हुई हैं और आगे वैल्यूज़ आपने दे दी रिक्वेस्ट से निकाल कर। लेकिन ये रिक्वेस्ट से निकाल कर उसको हैश अप्लाई करके फिर आपने सेव किया। अगर सेव में एरर है तो एरर मैसेज, अदरवाइज। अच्छा, जब आपने सेव करना है, यहाँ पे एक और चीज़, ये जो रोल्स है ये अलहदा से एक कलेक्शन है, वन टू मैनी वाली, ये अलहदा से कलेक्शन है कि आपने इसको रोल भी असाइन करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने जिस तरह से लॉजिक ये देखें लिखी, जब ये सेव हो गया तो फिर आपने उसको रोल दे। अगर रोल्स भी हैं, अगर हो सकता है कोई रोल नहीं दे रहा है तो एक डिफ़ॉल्ट रोल रख लें कि जिसको कोई रोल असाइन ना हो उसको यूज़र की रोल है। तो अगर फ्रंट एंड से रोल भेजने की ज़रूरत ही नहीं है, जो भी यूज़र क्रिएट होगा फ्रंट एंड से वो हमेशा यूज़र रोल में ही क्रिएट होगा। ठीक है जी। और अगर आप कोई एडमिन पैनल आपने बनाया हुआ वहाँ से आप रोल उसको दे सकते हैं। तो अगर रोल्स हैं, इफ़ रिक्वेस्ट और बॉडी में रोल्स हैं तो फिर आप नेम देखें, रोल में फाइंड करें। रोल में आपने क्या वेरिएबल रखा हुआ है उसका मॉडल में, रोल में ये क्या है जी, नेम रिट्रीव कर लें रोल का। और रोल इन का मतलब क्या है, किसी से भी मैच करे कि ये अरे है, अरे के अंदर जिससे भी मैच करता है, फाइंड नहीं, फाइंड वन था पहले, अब फाइंड है। नेम इनमें जितने भी रोल्स की अरे है किसी एक से भी मैच करता है तो आपने आगे अगर एरर है तो ये है। अदरवाइज आप रोल्स को मैप कर दें, हर रोल का आईडी देखें जो रिट्रीव किया है और यूज़र को जो है वो असाइन कर दें। दोबारा सेव करें, उसमें एक पहले आपने यहाँ पे सेव किया, वैसे ये इकट्ठी भी लॉजिक हो सकती थी। ठीक है जी। सो फिर आपने यूज़र में सेव किया जो भी रोल उसने कहे थे, यूज़र डॉट सेव। ठीक है जी। और रिस्पॉन्स डॉट सेंड यूज़र वाज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ओके, यूज़र ऑब्जेक्ट में आपने रोल्स दे दिए। यूज़र ऑब्जेक्ट में ये जो यूज़र ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपने क्रिएट किया है, इस न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट में एक रन टाइम पे नई फील्ड इंजेक्ट की रोल्स और उसमें तमाम रोल्स के आईडी की अरे दे दी और फिर उसको सेव कर दिया और सेंड कर दिया। अगर रोल नहीं है तो फिर आपने एक खुद ही अरे बनाई और उस अरे में आपने सिर्फ उसका इस यूज़र का ऑलरेडी रोल को फाइंड किया, नेम यूज़र जो रोल है, फिर आपने यूज़र रोल का आईडी खुद हार्ड कोडेड फाइंड कर लिया। जब रिलेशन बनाने ना आपको नेम नहीं चाहिए, आपको आईडी चाहिए नेम के अगेंस्ट, तो इसलिए आपको क्यूरी लगानी पड़ेगी कि जो उसने मॉडरेटेड रोल कहा है उसका आईडी क्या है। ठीक है जी। तो अगर उसने कुछ नहीं कहा तो आप इस यूज़र का जो आईडी है, इस रोल का जो यूज़र आईडी है वो ले लें। तो यहाँ पे आपने ऑटोमेटिकली रोल का आईडी इसको दे दिया, लेकिन ये आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा। रोल में से फाइंड किया यूज़र नेम का जो रोल है उसका आईडी और उस आईडी को अरे में रख के दिया क्योंकि रोल है, और फिर इसको सेव किया और फिर आपने कहा यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली। तो यहाँ से जो वो रोल देगा वो रोल यहाँ पे आपने दे दिए, एग्जिस्ट कर दिए। अगर आप चाहे नहीं ये इस तरह से, ये एडमिन पैनल से जिस तरह होगा, और अगर रोल नहीं है कोई भी, जिस तरह आप यहाँ से रोल, आपको पता है फ्रंट एंड से आप कभी भेज ही नहीं रहे रोल, तो फिर वो उसको डिफ़ॉल्ट यूज़र का रोल मिल जाएगा। ये हमारे पास जो साइन अप का बेसिकली था, ये फ्लो है जी। यहाँ पे ये मिडलवेयर क्या कर रहा है, ये मिडलवेयर क्या कर रहा है और ये कंट्रोलर क्या कर रहा है। कंट्रोलर क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ चेक करता है ईमेल और पासवर्ड वैलिड है, आगे जाने देता है। रोल एग्जिस्ट करता है तो आगे जाने देता है। ये क्या करता है, उसको सेव करता है, पासवर्ड को इनक्रिप्ट करता है, सेव करता है, फिर रोल्स देखता है। अगर रोल है तो वो रोल भी साथ, फिर रिलेशन में वन यूज़र में है मैनी रोल्स, वो वन टू मैनी की अरे ऑफ आईडीज भी सेव करता है। और अगर रोल नहीं है तो डिफ़ॉल्ट यूज़र का आईडी का रोल उसे दे देता है।
इट्स अ लॉट ऑफ वर्क दैट दिस इज डूइंग। और ये आप देखें प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चेंज नहीं होता, कि जहाँ भी आपने रोल्स परमिशन सिस्टम बनाना है यही कोड ही यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने मुताबिक कुछ चीज़ें ऐड ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और चेक्स लगाने हैं यहाँ मिडलवेयर लिख सकते हैं। ऑलरेडी कंट्रोलर में इतना कुछ लिखा हुआ है, इसके अंदर वो लॉजिक भी इसी के अंदर कॉपी कर दें, आप सोचें कि कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये। एरर आएगी तो ये नहीं पता चलेगी कि आपको यूज़र एग्जिस्टेंस की पहले क्यूरीज हैं या सेव में एरर है एंड सो ऑन। ठीक है, ये जो यूज़र ऑब्जेक्ट है इसमें अगर कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं। ये वैसे इसके साथ भी हो सकता था, क्योंकि पहले यूज़र ये सेव कर रहा है, थोड़ा सा री राइट टाइम मिला तो किस वक्त खुद भी आप कर सकते हैं जी। यहाँ तक कोई इशू जी? रजिस्ट्रेशन का जी बच्चे ऑनलाइन जो है बताएं जी। काफ़ी ज़रा ये रोल्स एंड परमिशन बेस्ड पूरा सिस्टम बनाना काफ़ी ज़रा इसमें। अच्छा, अब ये यहाँ पे फ्रंट एंड पे देख लेते हैं कि क्या इशू आ रहा है। फ्रंट एंड पे वो एरर दे रहा है, उसका क्या इशू है, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो रहा है कि नहीं, फ्रंट एंड पे है या नहीं। इसको आप यहाँ पे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग में लिख दूँ अगर रजिस्टर हो डॉट लॉग। ये क्या है जी? यूज़र रजिस्टर्ड विद यूज़र जो रजिस्टर हुआ है यहाँ पे वो यूज़र आप लिख दें। ठीक है जी, ये यूज़र ऑब्जेक्ट लिख दें। ये जो डिबगिंग वाले हैं मैं इसको ज़रा स्टैटिक कह देता हूँ, बल्कि यहाँ पे बाद में कर देता हूँ। ये हमें यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि हमारा यहाँ से रजिस्टर होगा या यहाँ से। वो हमें रोल से ही पता चल जाएगा कि अगर खाली यूज़र ये गिवन रोल के मुताबिक होगा, ये आपका डिफ़ॉल्ट रोल पे होगा जो आपने दिया। इस तरह से आप अपने कोड को थोड़ा सा इंस्पेक्ट करें, अच्छी तरह समझें इसे। इसको मैं कट करता हूँ, दोबारा करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ कि यूज़र पहले हम ये देख लें ना, फ्रंट एंड पे नहीं आ रहा तो दैट्स नॉट एन इशू, वो आप पोस्टमैन से भी चेक कर लें। पहले ये लॉजिक चेक करें कि ये जो सारे फंक्शन हैं तरतीब से सही चल रहे हैं, कि डुप्लीकेट आता है तो डुप्लीकेट इधर रोक देता है, रोल गलत भेजते हैं यहाँ पे आ जाता है, साइन अप सही हो रहा है, सारा डेटाबेस में सेव हो रहा है एंड सो। अब आ जाएं जी डेटाबेस में, इसको डिलीट ही ना कर दें, इनको जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। रोल्स को डिलीट कर दिया हमने, एडमन था और कौन सा था बताएं, कौन कौन सा इधर ऐड कर लेते हैं। न्यू क्या है जी? रोल यूज़र है कि यूज़र ऑलरेडी है? मॉडरेटर है सर। एडमन यूज़र और मॉडरेटर था। इंसर्ट डॉक्यूमेंट में आईडी और यहाँ पे नेम क्या आ जाएगा जी? स्ट्रिंग में यूज़र। क्या हो गया, इसे रिफ्रेश करें जी। साथ सेव का बटन शायद हम नहीं प्रेस कर रहे, क्या इशू आ रहा है? प्लस करें जी, ऐड। अच्छा, वो हम मॉडल ही जेन में रखे हुए हैं, नेम और यहाँ पे यूज़र। यहाँ पे जब आप डायरेक्ट इनपुट कर रहे हैं तो कोई इसमें कंस्ट्रेंट नहीं चेक करता। ये एक और भी यूज़र चाहे कर दूँ डुप्लीकेट, इसलिए फ्रंट एंड से मंगोस ही चेक वैलिडेट करके इसमें कर। डायरेक्ट डेटाबेस में वैलिड इनवैलिड का कोई चेक नहीं है। सॉरी, यहाँ पे बहुत ही ये जो है ना अनकंफर्टेबल सही है।
मॉडरेटर, यही चलिए, नेम मॉडरेटर, नेम यूजर, नेम दिस। अच्छा जी, ये अभी हमने कनेक्टेड टू डीबी। अब रोल पे हमने देखना, अब इस वक्त तो कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता ना। यूजर्स में से मैं चाह रहा था कि हम रजिस्टर्ड यूजर को डिलीट कर दें। रोल डिलीट हो गया जी। अच्छा, अरे अगर असाइन नहीं हो रही तो ये थोड़ी सी डीबगिंग हमने करनी है। क्या इशू है जी? अब देखिए मैंने दोबारा किया, आईडी भी चेंज हो जाएगा इसका। सारे को बिल्कुल फ्रेश कर लेते हैं जरा। ये लीजिए, रोल्स ये हैं 3 और डिफ़ॉल्ट उसने यूज़र के रोल को क्यूरी करना है। अगर ऑथ कंट्रोलर में डिफ़ॉल्ट वो किसे देखता है, किस नाम से, अगर नहीं है तो यूज़र के नाम से। ठीक है जी, ये इस नाम से रोल आपने इसलिए क्रिएट किया, यूज़र के नाम। ओके जी, हमने सर्वर पता नहीं दोबारा से, जस्ट टू इंश्योर, इसको मैं ज़रा कर लूँ CLS, दोबारा से स्टार्ट। डेटाबेस से भी वेरीफाई हो जाता है। ये लॉजिक देख लेते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। रजिस्टर में हम लिख देते हैं जी नेक्सस बैरी, यही इसको कर लेते हैं कट, ये ईमेल कर देते हैं और यहाँ पे यही यूज़र नेम और नेक्सस बैरी 1 2 3 पासवर्ड रख देते हैं, साइन अप करते हैं। अब आ जाए जी, यहाँ पे पोस्ट पे आ रहा है जी 500, किस पे? ये आप लोग अब इसको मेरा ख्याल देख लीजिएगा किस जगह से 500, वो हमें ये यहाँ पे क्रिएट तो हो रहा है, रोल्स नहीं क्रिएट हुआ, रोल नहीं असाइन हुआ। नेक्सस बैरी @gmail, दिस, और ये मैसेज जो है यहाँ पर भी AP पोस्ट साइन अप, जबकि इट इज क्रिएटेड। आई थिंक रोल वाली लॉजिक को इम्प्रूव करने की जरूरत है। यहाँ पे किस में आएगा? एल्स में आएगा, क्या ख्याल है? क्यों भाई? यूज़र से ये वैल्यू लेता है और इसकी सेव की क्यूरी सही चल रही, ये देखें ना, यूज़र से सारी इंफॉर्मेशन ली, सेव की क्यूरी इसकी सही चल रही। ठीक है, अब यूज़र डॉट रिक्वेस्ट बॉडी डॉट रोल्स ये ऑब्वियसली नहीं है, तो इसके एल्स पार्ट में आ गया। यहाँ पे आके यूज रोल डॉट फाइंड दिस यूज़र डॉट सेव। क्या दोबारा सेव होना चाहिए कि अपडेट करने के लिए? क्यों भाई? यही क्यूरी इधर भी लगी हुई, इस ये जो इशू है ना, यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ तक जो है ना वो, अगर आप देखें कंसोल, ये अब आप लोग इसको देख लीजिएगा यार, मैं इसको एंड कर रहा हूँ। कंसोल क्या करवा दूँ? नहीं देख सकते तो यार हद होगी तुम लोगों की भी नालायकी की। यहाँ पे तुम यूज़र लिखो, तुम्हें पता आइडिया तो हो गया ना कहाँ पे आ। मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना। ये जो यूज़र है ना, आई गैस के यहाँ पे आके गड़बड़ कर रहा है। ये जो सेव है, मुझे बताएं पहली दफ़ा आपने क्या किया? यूज़र डॉट सेव, सेव का फंक्शन अगर आप यहाँ पे पढ़ें, चले पहले ये देख लेते हैं ना, जो कि यहाँ तक ये आएगा, ये लाइन नहीं चलेगी, यहाँ से ये 400 स्टेटस ये जो भेज रहा है। ठीक है, बेहतर होता है यहाँ पे भी आप एरर है तो एरर लिख दें, कंसोल डॉट लॉग में
कंसोल डॉट लॉग पे जो एरर ऑब्जेक्ट जो है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर लें, इसको साथ कंसोल भी करवा दें। ठीक है, जो एरर आ रही है हम वो एरर को ऑब्जेक्ट को एज इट इज़ रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो इसको यहाँ पे हम कंसोल भी करवा लें। अगर तो यही है तो फिर आप लोगों को मैंने पिन पॉइंट कर दिया। ये आ गया कनेक्टेड टू डीबी, हियर वी आर। इसको रिफ्रेश करते हैं, इसमें भी वैसे तो वो आ जाना था। चलें कॉन्सर्ट स्क्रीन जो भी है ये भी यही रहने देते हैं। इसी को यूज़र नेम कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 साइन अप। नहीं इस लाइन से नहीं, चले इसे देख लीजिएगा, इसका मतलब इस लाइन पे नहीं आ रहा वो, इससे पहले वो क्रैश कर रहा है। कहाँ पे इशू, इसकी थोड़ी सी डीबगिंग करनी पड़ेगी। ये शुएब से मैं कहता हूँ डीबग करके ये भेज देते हैं आपको। वैसे इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए यार।